नमस्कार मित्रों, प्योर पॉलिटिक्स के इस ताज़ा एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे। पहले चरण का लोकसभा चुनाव हो गया है। 102 सीटों पर वोट डल चुके हैं। लगभग 60 से 61% के बीच का पोलिंग परसेंटेज आया है। इन 102 सीटों पर क्या रुख हमें नजर आ रहा है, क्या ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं। हमारे साथ इन ट्रेंड्स पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है श्री अमन सिन्हा। अमन जी सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हैं। श्री राजीव तुली जी स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं, लगातार हमारे कार्यक्रमों में नियमित रूप से रहते हैं। श्री मनोज वर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और लगातार हमारे साथ जो है कार्यक्रमों में विश्लेषण के लिए बने रहते हैं। तो सबसे पहले मैं दर्शकों के लिए एक ग्राफिक्स जो है वो शेयर करूंगा, ताकि उसके माध्यम से जो है वो हम थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बता सके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस ग्राफिक के अंदर, और तो ये 102 सीटें थी। 60.03% का पोलिंग हुआ है। अप्रैल 19 को इसमें पोलिंग हुई है। अंडमान निकोबार एक सीट थी, एक सीट पर पोलिंग हो गई है। अरुणाचल प्रदेश की दोनों सीटों पर पोलिंग हो गई है। असम की 14 लोकसभा सीटें, उसमें से 5 पर पोलिंग हुई है। बिहार में 40 में 4 पर पोलिंग हुई है। छत्तीसगढ़ में 11 में से 1 पर पोलिंग। जम्मू कश्मीर में 5 में से 1। इस प्रकार से ये पूरे का पूरा आंकड़ा। इसमें जो महत्वपूर्ण है, तमिलनाडु में 39 की 39 सीटों पर पोलिंग हो गई है। उत्तर प्रदेश की 80 में से 8 सीटों पर पोलिंग हुई है। उत्तराखंड की 5 में से 5 और पश्चिम बंगाल की 42 में से 3 सीटों पर पोलिंग हुई। इसके अलावा महाराष्ट्र की 48 सीटें, उनमें से 5 सीटों पर पोलिंग हो गई है। मध्य प्रदेश की 29 में से 6 सीटों पर पोलिंग हो गई है। और राजस्थान की 25 में से लगभग 50% सीटों पर पोलिंग हो गई है। इसमें एक मोटा मोटा देखते हैं, राजस्थान में हम देख रहे हैं कि 50.95% यानी 51% के आसपास का आंकड़ा है, जो काफी कम नजर आ रहा है। इसके अलावा कुछ और बिहार में 40 में से 4 सीटों पर हुई है, और केवल 48% से भी कम की पोलिंग परसेंटेज अभी आ रही है। छत्तीसगढ़ में अच्छी पोलिंग परसेंटेज है। फिर आप मध्य प्रदेश में भी कमोबेश लगभग 64% के आसपास की पोलिंग है। महाराष्ट्र में कम पोलिंग हुई है, 55.929% की। उत्तर प्रदेश में लगभग 58% के आसपास की पोलिंग हुई है। और पश्चिम बंगाल में 77.57%, तथा तमिलनाडु में 62.19%। लेकिन इसमें कई सीटों पर, जैसे कोयम्बटूर जैसी सीटें, उन पर बहुत सारी पोलिंग हुई है। तो ये कुल मिलाकर हमारे पास जो है वो आंकड़े हैं, और फर्स्ट फेज ऑफ पोलिंग के। तो अब मैं सबसे पहले मनोज जी आपके पास आना चाहूंगा। मनोज जी, कैसे आप एनालाइज करते हैं ट्रेंड को? देखिए, निश्चित रूप से जो मतदान पहले चरण का हुआ है 102 सीटों के लिए, वो उम्मीदों के मुताबिक तो कतई नहीं है। हालांकि अगर मैं कहूं कि आजादी के बाद से ही मतदान का प्रतिशत एक चुनौती रहा है, चुनाव आयोग के लिए भी और इस देश के लोकतंत्र के लिए भी। अगर 2019 की मैं बात करूं तो 67% के आसपास मतदान पूरे देश में हुआ था, और देश के इतिहास में वो सबसे अधिक मतदान था। हालांकि मतदान की हर बार कोशिशें की जाती हैं 100% मतदान हो, और इस बार अगर ओवरऑल हम देखें तो 60% के आसपास मतदान हुआ है। लेकिन कई राज्यों में जहां उम्मीद थी कि मतदान अधिक होगा, मसलन बिहार में उम्मीद थी मतदान अधिक होगा, वहां मतदान बहुत कम हुआ। राजस्थान में मतदान बहुत कम हुआ। उत्तराखंड में भी मतदान में करीब 10% तक की गिरावट हुई है। महाराष्ट्र में बहुत कम गिरावट देखने में आई है मतदान में। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह मैं ये मानता हूं कि मतदाता का एक तो जागरूक होना अपने मत के प्रति, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लोगों में आज भी उस प्रकार की अवेयरनेस नहीं है कि अपने मत का प्रयोग करना जरूरी है। आज मैं देख रहा था कुछ आंकड़ों को, तो खास तौर से जो 18 से 20 आयु वर्ग के युवा है, उसने ना तो अपना मत बनवाया है, ना तो अपना वोट बनवाया है। चुनाव आयोग ने भी इसकी अपील बार बार की। और दूसरा, देखने में पहले चरण में आया कि इस युवा वर्ग में जो उत्साह होना चाहिए था वोट देने के प्रति, वो भी देखने को नहीं मिला। दूसरा का मुझे जो नजर आता है कि जो गर्मी है, जो मौसम है, उसका असर भी कई राज्यों में देखने को मिला। पर 40 डिग्री से अधिक टेम्परेचर था दोपहर में, वहां पर मतदान केंद्र सूने पड़े थे। और यही स्थिति कम से कम मुझे देखने में आई
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। मौसम एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित होगा इस चुनाव में। आप देखिए 1 जून तक मतदान होना है, गर्मी बढ़ेगी और उसका असर कहीं ना कहीं मतदान पर पड़ेगा। ये चुनाव आयोग के लिए भी एक चिंतन का विषय है कि मतदान किस तरह से हो, क्या उसमें प्रक्रिया अब आगे अपनाई जाए, किस तरह से हो, कैसे लोग जागरूक हों। और तीसरी बात एक है कि राजनीतिक दलों द्वारा जिस तरह से चुनाव को उठाना चाहिए था, वो मुझे बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। चुनाव का प्रचार उठ नहीं रहा है। क्यों नहीं उठ रहा है, उसके अलग अलग कारण हैं। जी, उस हम पे लोग अभी आगे चर्चा हम उसमें आगे करेंगे। जो है वो चर्चा करेंगे। राजीव जी, मैं इसमें अगले प्रश्न पे आता हूँ कि आपको क्या लगता है कि पोलिंग परसेंटेज से, जैसे एक चीज बात कही जाती है कि पोलिंग परसेंटेज ज्यादा होता है तो बीजेपी को एडवांटेज होता है, पोलिंग परसेंटेज कम होता है तो बीजेपी को नुकसान होता है। तो आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? क्या ये बीजेपी के लिए थोड़ा एक चिंता का विषय होना चाहिए? अनम्यूट करना होगा राजीव जी, राजीव जी अनम्यूट अनम्यूट करना होगा। जी। धन्यवाद अरुण जी। ये जो पोलिंग परसेंटेज कम हुई है या चुनाव का जो प्रतिशत है वो कम है, ये निश्चित ही भाजपा के लिए तो बहुत अच्छा साइन नहीं। अच्छा, उसमें भी मुझे दो बातें समझ में आती हैं। आप यदि देखेंगे तो विपक्षी पार्टियों ने चुनाव को उठाया नहीं या उठने नहीं दिया, दोनों ही बातें हो सकती हैं। इसके भी दो कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये हो सकता है कि उनको लग रहा है कि भाजपा आ ही रही है तो अपना पैसा क्यों लगाएं। इंडी गठबंधन या इंडिया गठबंधन की कोई भी ज्वाइंट रैलीज ऐसी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश बिल्कुल पास में था, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अखिलेश और राहुल गांधी के अलावा कोई ज्वाइंट रैली नहीं हुई है। ऐसे ही उधर बिहार में यदि देखें तो तेजस्वी यादव जो है वो प्रयास तो कर रहे हैं, परंतु वो कितना कर पाएंगे। उनके प्रयास के बावजूद भी जो पोलिंग परसेंटेज है वो 48% के आसपास ही रहा है। उन्होंने खूब प्रयास किया चुनाव को उठाने का, मगर मुझे लगता है कि नीतीश कुमार वाला जो चुनाव से एन पहले पाला पलटने वाला जो काम था, वो शायद इट हैज नॉट गन वेरी वेल विद दी नीतीश कुमार वोटर ऑल्सो। और मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा की कुछ सीटें वहां कम हो सकती हैं। 39 सीटें पहले थी, कुछ 4-5 सीटें नीतीश कुमार हार सकते। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अपन ने चर्चा कर ही लिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को लगा कि भाई ये तो सारा जो है ये सपा की टेरिटरी है, इसमें हमें क्यों ही कंपेन करना है और क्यों ही हमें इसमें आकर के। दूसरी जो मुझे बात लगती है, ये जो भाजपा ने 400 पार का नारा दिया है, दिया तो होगा प्रोबेबली अपना कार्यकर्ता कंप्लेसेंट ना हो जाए उसको गैल्वेनाइज करने के लिए, मगर इसने भी एक नैरेटिव सेट किया है। तो कम से कम कोई भी विपक्षी दल या कोई भी टीवी चैनल या कोई भी पत्रकार ये नहीं कह रहा कि भाजपा की सरकार बनेगी कि नहीं। वो कह रहे हैं नहीं 400 नहीं आएंगी, शायद 303 आ जाएंगी, शायद 350 आ जाएंगी, शायद 373 आ जाएंगी। कार्यकर्ता को भी, भाजपा के कार्यकर्ता को भी उनको भी लग रहा था कि भाई मोदी के नाम पे जीत जाएंगे, लाभार्थी हो गए, पार्टी सबसे बड़ी हो गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, मोदी जी की पॉपुलैरिटी अनपैरेलल्ड है, विपक्ष है नहीं। तो उनको लग रहा है कि वो कंप्लेसेंट ना हो जाए, इस कारण से 400 का हुआ। जब 400 का होगा तो उनको लगा अब हम जीत ही रहे हैं तो बाहर निकलना क्यों, क्योंकि भाजपा एक कैडर बेस्ड पार्टी होने के कारण से कुछ पोलिंग बूथ का मैनेजमेंट कर लेती है, और वो जो मैनेजमेंट कर लेती है तो उससे वोट परसेंटेज बढ़ जाता है, परंतु इस बार नहीं बढ़ा। तो उसमें दो सबसे बड़े जो राज्य जहां पर भाजपा सैचुरेशन पर है, राजस्थान, और जहां एनडीए सैचुरेशन पे है, बिहार। इन दोनों में मुझे लगता है कि लगभग 10 से 12% वोटिंग परसेंटेज जो कम है, परंतु पहला राउंड है। पिछली बार मुझे ध्यान है कि राजस्थान में 60% से ऊपर थी, अभी 50 के आसपास है। बिहार में भी 60% के आसपास थी, इस बार 48। और बिहार में कुछ सीटों पे तो शायद 70% से भी। पर्टिकुलरली इन 8 सीटों पे या इन 12 सीटों पे जहां पर अभी वोट हुआ है वहां कितनी है, तो वो एक बार थोड़ा डीप डाइव करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। परंतु कुल मिलाकर के भाजपा के लिए वोटिंग परसेंटेज कम होना कोई बहुत अच्छा साइन नहीं है, मुझे ये लगता अमन जी, आप हैं जो है? जी 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 जी। हाँ, तो आप अपना वीडियो ऑन कर लें। जी अरुण जी, एक जी जी।
क्षमा तो चाहूंगा। आपको क्या लग रहा है, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल, मैं इन दो स्टेट्स की बात करता हूँ। दोनों, वेस्ट बंगाल में काफी हाई पोलिंग परसेंटेज है और तमिलनाडु में थोड़ा सा कम है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर सीटें जहाँ बीजेपी स्ट्रांग है, जैसे कोयम्बटूर की सीट पे काफी, आई थिंक अराउंड 77% के आसपास का शायद वहां पर हुआ है। तो आप इसको कैसे देखते हैं, वेस्ट बंगाल एक तरफ, और एक तरफ तो जो जहाँ पे बीजेपी गेन कर सकती है वेस्ट बंगाल तमिलनाडु में, दूसरी तरफ जहाँ पे बीजेपी राजस्थान का, खासकर मैं ये कहूंगा जो है, उसको आप कैसे देखते हैं, जो 50% का, और क्या आपको लगता है कि थोड़ा लोगों को टेकन फॉर ग्रांटेड वाला हो गया कि जीत तो रही है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वोट डालने नहीं जा रहे हैं? धन्यवाद अरुण जी। सबसे पहले तो विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक प्रोसेस है, सबसे बड़ा इलेक्टोरल प्रोसेस है। और जो अभी डेटा आया, मुझे लगता है कल शाम तक का डेटा था, पर अगर लेटेस्ट अपडेटेड डेटा पे ध्यान दिया जाए तो कमोवेश पोलिंग परसेंटेज जो है, अगर इन्हीं कंस्टिट्यूएंसीज में देखा जाए तो जितनी 2019 में हुई थी, करीब करीब उतनी ही हुई है। मेरी जो जानकारी थी, जो अभी इलेक्शन कमीशन, क्योंकि फाइनल फिगर शायद अभी तक भी नहीं आए, तो जितने भी फिगर्स आए वो टेंटेटिव थे और वो ग्रेजुअली एड अप होते रहे। और मेरी जो जानकारी थी कि जो लेटेस्ट फिगर्स आए उसमें 65.42 या ऐसे कुछ परसेंटेज हो रहा था। पिछली बार 66 के आसपास था। पोस्टल बैलेट, बाकी भी जो रिमोट पोलिंग स्टेशंस हैं, वहां से जब डेटा आ जाएगा तो मुझे उम्मीद है कि पिछली बार के जितना ही करीब करीब पोलिंग परसेंटेज हो जाएगा। और परसेंटेज के टर्म्स में सिमिलर ही होगा। नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड में तो जरूर पिछली बार से ज्यादा होगा, क्योंकि वोटरों की संख्या भी बढ़ी है। पर अगर इसके बियॉन्ड उसके बाद जाए अरुण जी, जो आपने प्रश्न पूछा है, अगर थोड़ा सा और इसमें हम डीप डाइव करें तो हमें ये देखने को मिलेगा, जो स्विंग स्टेट्स एक तरह से मैं कहूंगा, जहां पे कि भारतीय जनता पार्टी एक अपसर्ज में थी, या स्विंग सीट्स भी अगर आप कह लें। वेस्ट बंगाल का आपने जिक्र किया अरुण जी। वेस्ट बंगाल में मुझे लगता है डेटा अपडेट होते होते नियरली 80% के आसपास टर्नआउट हो जाएगा। कल शाम 7 बजे तक का भी जो डेटा था उसमें 77% आ रहा था, जो कि पिछली बार की बनिस्बत भी ज्यादा है। और इन तीनों सीट्स पे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को एक रोबस्ट मेजोरिटी, रोबस्ट मैंडेट जो है वो मिलेगा। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मोमेंटम बनता दिख रहा था, मतलब एक जो है, मैं कह रहा हूँ, जो एक स्विंग जो है, वोट स्विंग दिख रहा था, वहां पे वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हुई। जैसे आपने कोयम्बटूर का जिक्र किया, तमिलनाडु की कई सीट्स पे पोलिंग परसेंटेज कम हुआ होगा, और ओवरऑल पोलिंग परसेंटेज इस वजह से तमिलनाडु का कम हुआ होगा। पर जिन सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के मजबूत कैंडिडेट, और जहां पे भारतीय जनता पार्टी को जीतने की उम्मीद है, चांस है, चाहे कोयम्बटूर हो, चेन्नई साउथ हो, जहां पे तमिल साई सौंदरराजन, जो फॉर्मर गवर्नर, पहले प्रदेश अध्यक्ष थी, वो लड़ रही है कोयम्बटूर में, अन्नामलाई लड़ रहे हैं। तो इन सब सीट्स पे सरप्राइजिंगली वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। वहीं पे बगल वाली सीट चेन्नई सेंट्रल में शायद नहीं बढ़ा हो, पर चेन्नई साउथ में बढ़ गया है, कोयम्बटूर में बढ़ गया है। तो मेरा कहने का ये अर्थ है कि जहां पे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक मोमेंटम बन रहा था, वहां पे ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है। हाँ, ये बात जरूर है, जहां पे सैचुरेशन था, जो स्टेट्स जैसा राजीव जी ने भी बताया, और जैसा यूपी में हम देख रहे हैं कि समीकरण ऐसे बन रहे थे पिछली बारी, इन 8 सीटों पे बसपा, सपा और लोकदल वो एक साथ लड़ा था। इस बारी ना, मतलब एक तो ये लोग तीनों अलग लड़ रहे हैं, और जो अजीत सिंह जी की जो पार्टी है, जो स्वर्गीय अजीत सिंह जी की पार्टी, जो लोकदल है, वो और उनके पुत्र, वो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका अलायंस है। तो इसलिए उन 8 सीटों पे हालांकि वोटिंग परसेंटेज कम हुआ होगा, पर समीकरण पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में रहे। और जहां जहां पे, ये बात मैं मानूंगा कि जहां जहां सैचुरेशन है या फोरगोन कंक्लूजन था कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीत ही रही है, कोई कंटेस्ट में नहीं है, वो वहां पे थोड़ा वोटिंग परसेंटेज डाउन हुआ होगा। पर मुझे लगता नहीं है कि उसका
ओवरऑल रिजल्ट पे या मार्जिन पे भी कोई सब्सटेंशियल इम्पैक्ट पड़ेगा। जहां इम्पैक्ट पड़ सकता है, जो स्विंग सीट्स जो मैं कह रहा हूं या स्विंग स्टेट्स मैं कह रहा हूं, वहां पे ये जो वोटिंग परसेंटेज हाई हुआ है, क्लियरली ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाते हुए मुझे दिख रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो एक गोल एक बना हुआ था एनडीए के साथ 400 सीटें जीतने का, उस पथ पे ये पूरी तरह से अग्रसर है। मनोज जी, मैं आपसे अब एक थोड़ा सा इधर इससे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हम एक ट्रेंड देख रहे हैं कि ज्यादातर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो जो कैंडिडेट्स हैं, पहले एक पार्टी के कार्य, मैं ये कटिंग अक्रॉस पार्टीज की बात कर रहा हूँ, जो है वो पहले कार्यकर्ताओं के माध्यम से क्षेत्र में जो है वो आउटरीच करते थे। धीरे धीरे हमने पिछले कुछ समय में देखा है कि इलेक्शन कवरेज हम लोग करते हैं एज ए जर्नलिस्ट भी, प्रोफेशनल एजेंसियों ने और पेड वर्कर्स जो है वो इनकी जगह लेते जा रहे हैं। तो ये जो ट्रेंड आपको नजर आ रहा है, क्योंकि जो कार्यकर्ता जिस भाव से काम करेगा और जिस भाव से पेड वर्कर काम करेगा, तो दोनों में थोड़ा फर्क होगा। एक तो पहले आपको क्या लगता है कि कोई ऐसा एक ब्रॉड ट्रेंड जो है वो इमर्ज हो रहा है, क्या आप इस बात से सहमत हैं या नहीं है? कितना परसेंट हो रहा है और क्या ये पोलिंग परसेंटेज को जो है वो अफेक्ट करने वाला कारण है, और नहीं ये अरुण जी, जनता बहुत का अच्छा विषय भी मुद्दा है? आपने बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया है ये, और देखने में ये आ रहा है। देखिए, हम कहते हैं चुनाव हमारे लोकतंत्र का उत्सव है, और जब हम उत्सव कहते हैं तो उत्सव में सबकी भागीदारी होती है। लेकिन देखने में कुछ अरसे से ऐसा आ रहा है कि चाहे कोई भी दल हो, उसमें कार्यकर्ता पीछे छूट रहा है, और प्रबंधन के नाम पर इस प्रकार की एजेंसियां, वो चाहे चुनाव प्रचार का मामला हो या कोई और प्रबंधन का मामला हो, इस प्रकार की एजेंसियों ने चुनाव को अपने हाथ में ले लिया है। पहले कार्यकर्ता, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का कैडर मजबूत है तो बीजेपी का कार्यकर्ता चुनाव में हमें अधिक दिखता हो, एग्रेसिवली दिखता हो, उत्साह उसमें ज्यादा होता हो। लेकिन दूसरे दलों में वो चुनाव प्रबंधन के नाम पर जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हुई है, राजनीतिक कार्यकर्ता को साइडलाइन किया जा रहा है। चुनाव लड़ना केवल उम्मीदवार नहीं लड़ता है, विचारधारा की भूमिका होती है उसमें, कार्यकर्ता की भूमिका होती है उसमें। और जब ये सब लोग मिलकर चुनाव लड़ते हैं, तब चुनाव में एक रौनक दिखाई देती है, उत्साह दिखाई देता है, सक्रिय भागीदारी दिखाई देती है। तो मुझे लगता है कार्यकर्ता अपने आप को आज उपेक्षित तो महसूस कर रहा है कि पार्टी में मेरी जरूरत है या नहीं है। पार्टी में कार्यकर्ता अब नेता की तरफ देख रहा है, शीर्ष स्तर पर देख रहा है कौन सा आदेश आए, किस आदेश पर मैं रिएक्ट करूं। पहले कार्यकर्ता स्वयं निर्णय लेता था कि मेरी पार्टी है, मुझे जिताने के लिए लगना है। अब आदेश का इंतजार होता है कि मुझे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कहां पर कितना मुझे शेयर करना है, कितना नहीं करना है। और दूसरा मैं कहूंगा, और जो राजनीतिक दल हैं, इन सबने सोशल मीडिया पर यह मान लिया है कि हमने सबसे संपर्क कर लिया। सोशल मीडिया के नाम पर, ट्विटर के नाम पर, अच्छा, फेसबुक के नाम मैं पर। आपको ना बीच में कर रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं कुछ कैंडिडेट्स का डेटा देख रहा था पिछले चुनावों का। तो जैसे एक कैंडिडेट जो है वो कांग्रेस ने उनको उतारा था, उनके 1 मिलियन फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पर, उनको वोट मिले थे 2250। जी ठीक है। इसी तरीके के जो बहुत सारे और सभी पार्टियों से कई ऐसी सोशल मीडिया की हस्तियां जो है वो उतारी गई, ज्यादा जो है मतलब विपक्षी दल ने उतारी, और जिनके 1 मिलियन, 1.5 मिलियन, 2 मिलियन यानी 15 लाख, 20 लाख फॉलोअर्स हैं, किसी को भी जो है 2,500-3,000 से ऊपर जो है, या 5,000, 7,000 से ऊपर वोट नहीं मिल रहे थे। तो यही जो आप बात कह रहे थे, मैं मतलब उसी को एंडोर्स कर रहा हूँ कि जी सोशल मीडिया पर ही करके जो है वो काफी जो है और ये सोशल मीडिया काफी डिसेप्टिव भी है बेसिकली जी इस चीज को लेके जो है। मैं राजीव जी जी आपसे एक चीज इस पे पूछना चाहता हूँ कि एक और इस जो है डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए, क्या ये भी एक फैक्टर है? सभी पार्टियों में हम देख रहे हैं कि पहले भी दूसरी पार्टियों से लोग लिए जाते थे, ऐसा नहीं है कि जो है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में ओवरनाइट जो है वो, और सभी पार्टियां जो है जो है हम देख रहे हैं कर्नाटक के अंदर बीजेपी के जो एक्स मंत्री हैं वो कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं, बीजेपी में जो है वो कांग्रेस के एक्स मंत्री ज्वाइन कर रहे हैं, और घंटों में ही ज्वाइन करते हैं लोग दूसरी पार्टियां, कोई भी, मैं पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनको तुरंत टिकट भी मिल जाती है। तो कार्यकर्ता जो है उसको उसके जैसे, मैं इसी कार्यकर्ता के मन की जो बात है, उपेक्षा वाली जो है,
ये जो पोलिंग परसेंटेज के कॉन्टेक्स्ट में मैं खासकर बात करूँ, जो आपने भी कहा मोमेंटम नहीं बन पा रहा है, तो कार्यकर्ता का मन जो है अक्रॉस द बोर्ड पार्टियों का जो है, क्या वो भी इससे जो है इस फैक्टर को आप कैसे देखते हैं, ये जो लॉक स्टॉक बैरल जो है ना, कि आप जो है वो लोगों को ले रहे हैं? देखिए अरुण जी, कुछ बातें एकदम समय के साथ साथ परिवर्तित हुई है, लोगों की व्यस्तताएं बढ़ी हैं, समय परिवार के साथ देना भी कम हुआ है। जहां पहले ज्वाइंट फैमिली होती थी, परिवार में एक व्यक्ति सब संभाल लेता था, बाकी कुछ काम करने के लिए स्वतंत्र होते थे, वो सब बातें समाप्त हो रही है धीरे धीरे से। तो इसका भी एक इम्पैक्ट है। दूसरा, जो कार्यकर्ता की आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बीजेपी और लेफ्ट, कम्युनिस्ट पार्टी, इनके अलावा कोई बहुत ज्यादा डेडिकेटेड लड़ने मरने कटने वाला कार्यकर्ता कांग्रेस के पास तो शायद वो 60 के दशक में समाप्त हो गए। कांग्रेस के पास उसके बाद से नहीं था। कांग्रेस में बहुत ट्रांजैक्शनल काम था। तुम, आज मेरा चुनाव है, मैं नेता हूं, तुम मेरे पास आओ, पैसा दो और काम करो, जब कल तुम्हारा काम आएगा तो तुम मुझे पैसा देना, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। ट्रांजैक्शनल क्लियर कट काम था, क्योंकि इतने साल सत्ता में रहने के बाद वो सेवा वाला वाक तो समाप्ति हो गया था। और जो कार्यकर्ता था, सो कॉल्ड कार्यकर्ता, उसने देखा कि कैसे मेरे साथ में ये रहने वाला व्यक्ति चुनाव लड़ा, 2 बार चुनाव लड़ा, 3 बार चुनाव लड़ा, 1 बार जीता, 2 बार हारा, इसका जो फाइनेंशियल स्टेटस है, सोशल स्टेटस है, वो कितना बदल गया। तो उसका कम से कम, और परंतु अब समस्या क्या है कि लेफ्ट के पास कोई ऐसा राज्य नहीं जहां वो सत्ता में हो। केरल एक है, पर एक केरल है, मतलब केरल में पूरा इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है, जो करप्शन है टॉप टू लेफ्ट, टॉप टू बॉटम। भाजपा के पास है तो वो सब जगह ही है, और भाजपा में एक वर्ग बड़ा तो संघ के कार्यकर्ताओं का जुटता धीरे धीरे, मुझे ऐसा लगता है कि वो बड़े चुनाव में तो साथ में आ जाते हैं जब देश का चुनाव होता है, मगर उसमें भी कोई स्थानीय चुनाव होता है, वो नीचे के स्तर में बहुत अधिक उन चुनावों में उसका उनकी अभी इंटरेस्ट उस प्रकार से नहीं रह रहा है, उनका इंटरेस्ट भी कम आ रहा है, उनकी व्यस्तताएं भी बढ़ रही है। तो कुल मिलाकर के ये जो राजनीति का नया प्रकार आया है, भाई मैं नाम नहीं लूंगा, अब भाजपा की ओर से जो कुछ प्रवक्ता बैठे हुए हैं, टीवी पर बैठते हैं, जब वो ये आकर कहते हैं कि हम विचारधारा की पार्टी हैं और विचारधारा के साथ जुड़े हुए लोग हैं, तो वो 3 पार्टियां बदल कर आए हुए हैं। तो कौन सी विचारधारा और कौन सी विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, और कब तक जुड़े रहेंगे? आइडियोलॉजी इज अ पोस्ट डेटेड चेक इन मॉडर्न इंडियन पॉलिटिक्स। यस। तो वो कब तक जुड़े रहेंगे? कुल मिलाकर के मुझे ये लगता है कि ये बात तो ठीक है कि राष्ट्रीय चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे, और उन राष्ट्रीय मुद्दों पर कम से कम भाजपा का एक ऐसा कैडर है जो घर से बाहर निकल आता है, जो थोड़ा कर लेता है, थोड़ा लग जाता है। और सोशल मीडिया का अपना एक प्रभाव है ही है, परंतु सोशल मीडिया भी अल्टीमेटली कितना प्रभावी होता है वो हर चुनाव में हमें पता लगता है। ये आपने 2-3 उदाहरण दे दिए होंगे अभी। तो भाजपा के अलावा किसी और पार्टी के पास कैडर है, तो भाजपा के पास भी अपना कैडर नहीं है, मोर और लेस संघ के लोग हैं, आते हैं, काम करते हैं और वापस चले जाते हैं। परंतु वहां पर भी अब कितना करते हैं, कितना कितना वो भी लगते हैं। तो मुझे लगता है कि धीरे 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 वो जो एक वो प्रोसेस होता था कि 3 बार वोटर के पास जाएंगे, 1 बार उसकी लिस्ट चेक करने जाएंगे, 1 बार उसकी पर्ची देने जाएंगे, तीसरी बार वोट वाले दिन उसको निकालने जाएंगे, तो धीरे धीरे कहीं वो समाप्त हो रहा है, वो कम हो रहा है। और यदि ऐसा ही, मतलब ऐसा ही डिसइंटरेस्ट कार्यकर्ताओं का या कैडर का इन चुनावों के प्रति या अपनी पॉलिटिकल पार्टी के प्रति ऐसा बनता रहेगा, तो कहीं ना कहीं वो जो वैक्यूम क्रिएट होगा, उस वैक्यूम को भरने के लिए ये जो एजेंसीज हैं, ये एजेंसीज आती रहेंगी, उस वैक्यूम को फिल करती, वैक्यूम तो रहता ही नहीं, उस गैप को फिल करती रहेंगी। और कार्यकर्ता कहीं ना कहीं जो है, तो फिर उसके बाद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हाल यही होगा कि मेरा चुनाव था, तुम नहीं आए थे, तो मैं आज तुम्हारा चुनाव, तुम्हारे चुनाव में क्यों नहीं, तुम्हारा काम क्यों करूं अगर मैं जीत करके आ जाऊंगा। और फिर उसको भी, नेता को भी लगता है कि यार मेरे पे इनका अंकुश नहीं है, ठीक है, कार्यकर्ता का। मैंने प्रोफेशनल एजेंसी हायर की थी, उससे काम कराया था, ट्रांजैक्शनल काम हुआ था, उन्होंने काम किया, अपना पैसा लिया, वो अपने घर में, अपने घर में स्वतंत्र हूँ, वो भी अमन जी, कार्यकर्ता का काम क्यों ही करेंगे? अमन जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये जो एक
आइडियोलॉजिकल डाइल्यूशन जो है ओवरऑल, हम एक लार्जर पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, और इसका जो सबसे बड़ा रिफ्लेक्शन मुझे नजर में आता है, जो मनोज जी ने शुरू में कहा था, मैं डेटा पढ़ रहा था, दर्शक मुझे करेक्ट कर सकते हैं अगर मैं गलत हूं तो, 18 साल से ऊपर के पहली बार जितने लोगों ने वोट करना था इस बार, उनमें से केवल 48% लोगों ने अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाया या पोलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया जो है। और किसी देश की वैचारिक दिशा तय करने में युवाओं का एक सबसे बड़ा योगदान होता है, और ये तब वो स्थिति है जब हमारे पास जो है वो एक इतना कैरिस्मेटिक लीडर है जिनकी की बहुत बड़ी लोकप्रियता है युवाओं के अंदर, एंड वी आर फॉर्चुनेट टू हैव बेसिकली दैट काइंड ऑफ पर्सन। उनकी उम्र वो हो सकती है, लेकिन उनको वो मतलब मुझे लगता है कि वो युवाओं के भी हृदय सम्राट ही है। तब भी एक चीज हम ये देख रहे हैं कि ये है, और इस तो इसको आप जो है वो ओवरऑल जो है वो इस ट्रेंड को किस तरीके से देखते हैं, हाउ वी कैन बेसिकली, क्योंकि इसके बारे में तो चर्चा भी नहीं हो रही। मतलब एक सब लोग जो है वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है पूरे पॉलिटिकल स्फीयर में और मीडिया के अंदर भी जो है ऑल दीज इश्यूज आर बीइंग ब्रश्ड अंडर द कारपेट। राजनीतिक पार्टियों में कार्यकर्ताओं की अपेक्षा बाहर से लोगों को लाकर जो है वो तुरंत वो बैठा देना, जिसकी वजह से, और जो पुराने कार्यकर्ता हैं कहीं कहीं पे आपको उस पॉलिटिकल मिक्स के लिए जरूरी है जो है, पर जो है कि द एक्सेप्शन शुड नॉट बिकम अ रूल, और ऐसा लगता है कि एक्सेप्शन इज बिकमिंग अ रूल। और प्रोफेशनल एजेंसियों का आ जाना जो है, तो इलेक्शन वो करने के लिए ये जो राइज ऑफ प्रशांत किशोर और ये जो सारा हम देख रहे हैं, अब स्टोरीज भी वही छपती हैं कि फला आदमी ने पोल मैनेजमेंट पीछे से कर दिया। जो है कर्नाटक में कांग्रेस कांग्रेस के नेताओं को श्रेय नहीं मिलता, या बीजेपी के नेताओं को, बीजेपी में तो चलो नरेंद्र मोदी है तो उनको श्रेय मिल जाता है, अब श्रेय भी जो है वो पोल मैनेजर्स को मिलता है कि इसने जिताया या इसने हराया। तो ये राजनीतिक दृष्टि से ये आपको क्या लगता है कि हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन, एंड शुडंट दिस इश्यूज बी एड्रेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज? नहीं अरुण जी, आपका प्रश्न बहुत रेलिवेंट है। और मैं और ये इस कहना उत्तर के बाद चाहूंगा में कि सबके क्विक क्लोजिंग कमेंट्स बेसिकली जी जो है जी, बोलो जी। पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि समय के साथ हर चीज का स्वरूप जो है उसमें बदलाव आता है, वो इवॉल्व भी करता है। और हमें भी ये चीज एक्नॉलेज करनी पड़ेगी कि समय के साथ जो पहले चुनाव का स्वरूप था, जो कैंपेनिंग का स्वरूप था, जो अप्रोच था, उसमें कुछ ना कुछ जो है चेंजेस आएंगे विथ न्यू मीडियम्स ऑफ कनेक्टिंग विथ पीपल एंड पब्लिक एट लार्ज। सर्टेनली जो पर्सनल कनेक्ट है और जो फिजिकल कैंपेनिंग है उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं हो सकता है। पर इसके साथ हमें ये भी जरूर समझना होगा कि दूसरे भी मीडियम्स हैं जिसके थ्रू कैंडिडेट्स या पॉलिटिकल पार्टीज रीच आउट करती होंगी, तो उसको भी हमें साथ में एक्नॉलेज करके चलना पड़ेगा। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, देखिए चुनाव में विनेबिलिटी जरूर क्राइटेरिया रहता है, और कैंडिडेट की पृष्ठभूमि भी क्राइटेरिया रहती है बिल्कुल। पर भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से कार्यकर्ता को सर्वप्रथम मान के चलती है। कार्यकर्ता अपने देश को, उसके बाद अपने दल को, और फिर अपने आप को मान के चलता है, और पार्टी के लिए कार्यकर्ता ही सर्वप्रथम है। इसीलिए आपने देखा अब राजस्थान में भजन लाल शर्मा जी मुख्यमंत्री बने, उनके पास क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भाजपा के कार्यकर्ता होने का था मेनली। बन गए, उसके पहले तो किसी को नहीं पता था कि ये यहाँ पे ये नेता हैं या ये दूसरे दल से आए। ये लोग तो किसी दल से नहीं आए। या मोहन यादव बने तो कुछ ऐसा तो नहीं था कि ये कोई दल बदल के आए और ये बने। तो या विष्णुदेव साय बने। तो हर जगह जो है ये इसके साथ हो सकता है, कहीं पे कुछ ऐसे समीकरण बनते हैं कि कई बार अगर कोई व्यक्ति आके आपकी पार्टी की विचारधारा, उसके कार्यक्रम को, उसके नेतृत्व को स्वीकार करता है और उसके बाद पूरे तन मन से और लगन से काम करता है, तो पार्टी उसको स्वीकार करती है। पर ये चुनाव की दृष्टि से ये सब तय किया जाता है। तो पर ये कहना, अब मैंने जो एग्जाम्पल साइट किए, ये लोग तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इन्होंने तो कभी कोई दूसरे दल में भी नहीं रहे, और इनको कैसे आप देखिए पार्टी ने प्रोमिनेंट पोजीशंस में रखा। तो ये और किसी दूसरी पार्टी में नहीं हो सकता है। ये एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को ही ये प्रिविलेज या ये अपॉर्चुनिटी, ये सहयोग मिल सकता है, क्योंकि ये लीडरशिप जो है
हमारी अपने कार्यकर्ता को देखती है, जहाँ पे अच्छे कार्यकर्ता हैं और उस काम के लिए उपयुक्त हैं, तो उनको जरूर प्रमोट किया जाता है, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है। और जहाँ तक आपने युवाओं के बारे में सवाल पूछा अरुण जी, वो भी बहुत रेलिवेंट है। और युवा बहुत बढ़ चढ़ के वोट दे रहा है। इसके साथ ये डेटा जो आपने बोला है, डेटा पॉइंट बिल्कुल सही होगा। पर मैं बस ये जानना चाहूंगा कि पिछले चुनावों में कितने परसेंट 18 साल के युवा जो है वो रजिस्टर कर पाए थे। मुझे लगता है कि कई लोग, जैसे मान लीजिए जो पिछले वर्ष से लेके और इस वर्ष की अवधि में 18 साल के हुए हों, वो लोग कई बार सडनली नहीं एनरोल कर पाते। मुझे लगता है 48% of those people who have become eligible voters in last 1 year, if they have got enrolled, that should not be a very low percentage। क्योंकि करीब जो लोग पिछले साल में 18 के हुए या मेजर हुए और जिनको वोटिंग का अधिकार मिला, हो सकता है ऐसे कई लोग नहीं करा पाते और पूर्व के भी इलेक्शंस में नहीं करा पाते होंगे। पर अभी भी जो प्रीडोमिनेंट वोटिंग पॉपुलेशन है वो यंगस्टर्स की है, बिलो 40 है। और आई थिंक इट इज मोर देन 2/3 ऑफ द वोटिंग पॉपुलेशन। राहुल गांधी को आप युवा मान ले तो 50 से ऊपर वाले भी युवा ही हैं। देखो ये दोनों लड़के साथ आए हैं, लड़के तो लड़के ही है जी, वो मतलब दोनों ही है वो। तो आप राहुल गांधी को क्यों सिग्नल आउट कर रहे हो? अखिलेश भी है सर। तो अब उनकी तो ठीक है, तो जितनी हम तारीफ ऐसा की है जाए कि कमी है। वो हाँ, तो युवा है या बालकाल में है, ये ठीक तो है। बाद में पता चलेगा। पर जिस तरीके से उनके उद्बोधन आते हैं, ये सब उनकी बातों को देखिए, राजनीति में समझना थोड़ा मुश्किल है। मनोरंजन भी आवश्यक है। जी तो जी अदरवाइज जो है ना बहुत नीरस हो जाती है। जी, तो आपने ये बात वो एक सही। महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं इस दृष्टि से। जी और भाजपा के तो स्टार प्रचारक हैं ही वो। तो मैं अब क्लोजिंग कमेंट्स लूंगा मनोज जी आपसे कि देखिए, मैं मतलब क्लोजिंग कमेंट ये आपसे लेना चाहता हूँ कि ओवरऑल जो भारतीय राजनीति की दिशा में नजर आ रही है, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के उसमें वो नहीं जा रहा हूँ, जो है उसमें देखिए विचारधारा का आप स्थान कहाँ पे देखते हैं? जो जिस तरीके से मैंने चुनाव अब लड़े, तक क्योंकि चुनाव जब आप लड़ते हैं तो उसमें भी तो विचारधारा का एक रिफ्लेक्शन होना चाहिए ना, सभी का जो है। देखिए अरुण जी, आज आपने बहुत अच्छे मुद्दे पे चर्चा रखी है। ये मुद्दा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। मतदान का प्रतिशत बढ़ना या कम होना, ये इस देश के लोकतंत्र की शक्ति को, लोकतंत्र में लोगों की आस्था को दिखाता है। और ये आस्था कैसे दिखेगी, लोकतंत्र के प्रति समर्पण कैसे दिखेगा? 5 साल में चुनाव हो रहा है, अगर हम अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, 75 साल से ज्यादा देश को हो गए लोकतंत्र को, और वोटिंग इस देश में नहीं हो पाई, ये सबसे बड़ा चिंता का सवाल है। कई मुद्दों पे आपने चर्चा की। एक और बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है परिवारवाद का। इस देश में अधिकांश पार्टियां परिवारवाद की बीमारी से ग्रसित हैं। अगर परिवारवाद की लिमिटेड कंपनियां बन जाएगी तो उस पार्टी में कार्यकर्ता का क्या स्तर रहेगा? अगर विचारधारा के स्तर पर कार्यकर्ता का सम्मान नहीं होगा, केवल कार्यकर्ता का सम्मान हम कहने के लिए करें और उसे टिकटों में भागीदारी नहीं दें, तो कार्यकर्ता क्यों उत्साहित होगा? मेरे ये दो महत्वपूर्ण सवाल हैं। नहीं, आप हम किसी आपकी बात मुद्दे बिल्कुल ठीक है। को, मैं इसी पे क्लोजिंग कमेंट राजीव जी से लूंगा। राजीव जी, ये भी एक डाइकोटॉमी है असल में। क्या है कि कई बार आप उस परिवार से हैं लेकिन आप राजनीतिक दृष्टि से कुछ वो भी कर रहे हैं कि मतलब कुछ मेहनत आप कर रहे हैं, तो जस्ट बिकॉज कि आप एक परिवार से हैं तो वो भी कई बार जो है वो एक हो जाता है। लेकिन ये बात मनोज जी की है तो सही इस बात में दम कि सभी पार्टियों में जो है वो ये एक चैलेंज, और बीजेपी नीड्स टू बी कॉशियस अबाउट इट। फॉर्चुनेटली अभी तक इतना ज्यादा वो नहीं हुआ है, कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत वो है, लेकिन और जहां जहां पे भी ये परिवारवाद हुआ है वहां पे मतलब जैसे कर्नाटक में आप देखिए कि येदियुरप्पा और उनके बेटे के उनके होने की वजह से जो है बीजेपी को नुकसान, पार्टी को नुकसान हो रहा है जो है। कांग्रेस की तो मजबूरी है कि उनके पास तो जो है अगर नहीं, एक वो बाइंडिंग फोर्स की तरह है कि अगर नहीं होगा तो पार्टी बिखर जाएगी, मतलब एक ये जनरल परसेप्शन है। पर कैसे जो कार्डर बेस्ड पार्टियां हैं वो कैसे ये इंश्योर कर सकती हैं कि वो इस जो दुष्चक्र में जो है वो ना फंसे? देखिए, ये संकट तो सब पार्टियों के साथ है। जो पार्टी पुरानी होती जाएगी उसमें ये संकट आएगा। और अभी तो जुम्मा जुम्मा 4 साल 10 साल पहले बनी हुई पार्टी में भी ये संकट हो गया। उनकी भी दूसरे नंबर की जो स्टार प्रचारक है
वो अपनी पत्नी को ही बनाया उन्होंने। तो ये संकट तो सब जगह है, परंतु बड़ा विषय इसमें ये है कि परिवार से भी यदि व्यक्ति निकल के आ रहा है, वो उस साइकिल में से या उस रट में से या उसकी ग्राइंडिंग वैसे ही हो रही है कि नहीं हो रही है, जो वो अगर ऊपर निकल के आ भी रहा है। देखिए, इसको आप माने या ना माने, एक एडवांटेज तो रहता ही। अब फिल्म इंडस्ट्री में कोई एक बहुत बड़ा डायरेक्टर है तो वो चाहेगा ही कि मेरा मेरा बच्चा या मेरा बेटा या मेरी बिटिया वो इस इंडस्ट्री में, मेरे ट्रेड में, मेरा जो मैंने इतना नाम कमाया है, अब मैं अपना एक कारोबार चलाता हूँ, एक फैक्ट्री चलाता हूँ, तो वो हर मेरी मेरे प्रोफेशन, मन में भी इच्छा रहेगी कि यार मेरे पत्रकारों के बेटे को बच्चे कोई ना हैं, कोई। हम लोग जैसे फर्स्ट जनरेशन के जर्नलिस्ट हैं तो हम देखते हैं कि जो सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन जर्नलिस्ट उनको एक हेड स्टार्ट था। डॉक्टर्स में भी यही होता है, सब सभी प्रोफेशंस में ये एक है। मगर हाँ, भाजपा के साथ एक बड़ा एडवांटेज ये मैं है आता हूँ कि मनोज जी आप। हाँ। कैडर बेस्ड पार्टी होने के कारण से, कार्यकर्ता आधारित पार्टी होने के कारण से एक बड़ा वर्ग वैसा है जो जिसका कोई ऐसा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। कुछ नाम अमन सिन्हा जी ने अभी जो 3 मुख्यमंत्री बने उनके गिनवाए। आप अभी भी भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है, अगर आप वो देखिए, अमित भाई शाह, आप नरेंद्र मोदी जी का देख लीजिए, जगत प्रकाश नड्डा देख लीजिए, राजनाथ सिंह जी देख लीजिए, आप पीयूष गोयल देख लीजिए, आप नितिन गडकरी देख लीजिए, आप निर्मला सीतारमण देख लीजिए। हाँ, एक आध दो चार पांच नाम कुछ होने गिनवाने को आप गिनवा सकते हैं, परंतु एक जो बड़ी टीम है, जो बड़ा जो नेतृत्व है, वो ऐसे ही लोगों का है जो एकदम पोस्टर लगाने वाले, दरी बिछाने वाले, कुर्सी संभालने वाले, माइक सेट करने वाले, दीवार पे वॉल राइटिंग करने वाले, बड़ा वर्ग आज भी वैसा ही। तो ये भाजपा को एक एडवांटेज है, और उसका एक कारण भी है कि इधर विद्यार्थी परिषद में एक संगठन है जो एक जिसकी विचारधारा लगभग वैसी है जैसी भाजपा की है, या और ऐसे संगठन है, तो वहां से भाजपा को एक बहुत बड़ा इनपुट भी मिल जाता है। परंतु बाकी पार्टियों के पास, बाकी लोगों के पास ये सब व्यवस्थाएं नहीं है, इस कारण से उनका क्षरण जल्दी हो रहा। यहाँ थोड़ा इधर से ये इनपुट आती रहती है, इस कारण से ये समस्या कम है। परंतु आप इसको एबॉलिश नहीं कर सकते, इसको समाप्त नहीं करते, ये कर सकते होगा ही होगा। इसका इसकी मात्रा कितनी कम रख सकते हैं, वही वही सफलता का पैमाना। मनोज जी का मैं क्विक कमेंट लूंगा, और अमन जी मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, हेड स्टार्ट दे देता हूँ कि आपको मैं अंतिम प्रश्न क्या करने वाला हूँ। मैं आपसे पूछने वाला हूँ कि जो ट्रेंड्स आपके पास आ रहे हैं 102 सीटों के, उससे आपको क्या लगता है कि भाजपा का जो टारगेट है खुद को 370 जी पार करना और एनडीए का 400 पार करना, तो आर दे अप्रोचिंग टुवर्ड्स दैट? तो ये आपका प्रश्न होगा। मनोज जी प्लीज। मनोज जी आप कुछ इंटरवीन करना चाह रहे थे उस समय। हाँ, मैं ये 2-3 बातें मैं कहना चाह रहा था। राजीव जी ने जो बात कही वो काफी हद तक ठीक है कि दूसरे जो लोग पेशे में होते हैं वो चाहते हैं उनके बेटे पेशे में, कोई उद्योगपति बनना चाहता है उद्योगपति बनेगा, उसका बेटा डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने। लेकिन बात वो पेशे की है। राजनीति पेशा है, राजनीति धंधा है या सेवा है, ये तय करना पड़ेगा। सेवा में तो ये नहीं हो सकता। अच्छा, दूसरी बात कि एक खास परिवार के होने का लाभ मिलता है, और अगर ये व्यापने लगते हैं क्या मैं किसी खास परिवार का नहीं हूं इसलिए मेरी उपेक्षा हो रही है। और दूसरी बात, एक नई बीमारी और शुरू हो रही है लोगों के सामने, वो है नौकरशाही की, कि जिंदगी भर आईएएस रहे, रिटायरमेंट के बाद नेता बन गए। तो ये इस प्रकार की जो चीज आ रही है, खास क्लास से अगर आप आते हैं, आप आईएएस रहे, आपको एक खास मैं समझता हूं एक आपको दायरा मिला, आप खास थे, आपके पास पैसा भी है, आपके पास ताकत भी रही, और आप उसका अब आके रिटायरमेंट के बाद राजनीति में फायदा उठा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो लोकतंत्र में आम आदमी की, कार्यकर्ता की जो उसकी इच्छा है, जो उसकी आस्था है, उस पर सवाल लगा रही है, उसको डगमगा रही है, और इस राजीव सब पे हमें चिंतन करना चाहिए। राजीव जी मैं आपके पास आऊंगा, मैं क्विक कमेंट ले लेता हूँ क्योंकि हमारे पास अब 10 मिनट बचे हैं कार्यक्रम के लिए। तो अमन जी आपका एक क्विक कमेंट, फिर राजीव जी फाइनल कमेंट। जी तो अरुण जी 370 वाला जो प्रश्न था कि हाँ आपको लग जी रहा है जी कि जी 370 पार जा रहे हैं, और या कैसा बीजेपी का, हाउ डू यू सी द बीजेपी परफॉर्मेंस? अरुण जी 102 सीटों पे चुनाव हुआ, इसमें से भारतीय जनता पार्टी की होल्डिंग सीट्स 43 थी, और जो मेरे पास फीडबैक आ रहा है, हम लोग उस टैली को वी विल वास्टली इम्प्रूव दैट भारतीय जनता पार्टी, और मुझे लगता है एटलीस्ट इसमें जो है
30 to 40% गेन्स तो आप देख ही सकते हैं इन द सेंस ऑफ नंबर ऑफ सीट्स। मतलब अगर हम ब्रॉडली एक है तो ब्रॉड हाँ, एक ट्रेंड्स ब्रॉडली की मुझे बात लगता है कि 70 के आसपास जो है इसमें विथ एनडीए। अगर ये सिनेरियो है कि फर्स्ट फेज में अगर गेन्स, अगर ये असेसमेंट सही रहता है तो गेन्स आर अबाउट 60 to 70% ऑफ द अर्लियर टैली। तो उस लॉजिक से मुझे लगता है कि सर्टेनली जो 400 पार का जो हमारा जो स्लोगन है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो पूरी तरह से अचीव होते हुए दिखता है। बल्कि कुछ जो स्टेट्स हैं, मैं आपको ये जरूर कह सकता हूँ कि जो रिजल्ट्स वेस्ट बंगाल से आने वाले हैं और जो तमिलनाडु से आने वाले हैं, उसकी अपेक्षा जो है वो शायद ये वीडियो यूट्यूब पे रहने वाला है, तो हम 4 जून के बाद भी इसी विषय पर चर्चा हाँ करने हाँ, वाले हैं बिल्कुल इस रैली को बिल्कुल। लेकर। इसीलिए मैं तो, आप बिल्कुल उसको रखें, और अगर 4 जून पे हम लोग जरूर बैठेंगे, और अगर मेरा आकलन गलत हुआ तो आप नहीं, जरूर मैं आपके आकलन से काफी हद तक सहमत हूँ। और मुझे ये भी लगता है कि उत्तर प्रदेश में, वेस्टर्न यूपी में जो कुछ सीट्स भारतीय जनता पार्टी पिछली बार लूज कर गई थी, वो सारी की सारी गेन्स हो रही हैं। तो अगर आप देखें, मैं जरूर मान सकता हूँ, मान लीजिए अगर कहीं पे जहाँ पे फुली सैचुरेटेड है, कुछ सीटें हो सकता है कंटेस्ट में आ गई हो, कुछ सिनेरियो में कहीं पे कुछ नुकसान या कुछ ये देखिए, वो हो बड़ा सकता है, स्वाभाविक भी है। पर आप लगातार ओवरऑल तीसरी बार आप जा रहे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, तो ये जी बड़ा स्वाभाविक है, थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी होना, थोड़ा वो होना। तो जी असल में मोदी जी ने बेंचमार्क इतना हाई सेटअप कर दिया और बीजेपी ने बेंचमार्क इतना हाई सेटअप कर दिया है कि लोगों को एंटी इनकम्बेंसी भूल गई, वो कह रहे हैं प्रो इनकम्बेंसी क्यों नहीं है। को इनकम्बेंसी। और अरुण जी, ये एक नया बेंचमार्क जो है भारत की राजनीति में, कि 2 बार फुल टर्म गवर्नमेंट होने के बाद हम तीसरी बार वोट ले रहे हैं, उससे भी ज्यादा उस पे, मतलब प्रो इनकम्बेंसी के बेसिस पे वोट ले रहे हैं, और हम अपने जो है जो हमारे गोल्स हैं उसको, बेंचमार्क को और हायर सेट कर रहे हैं। तो इस तरह का जो है, ये बेंचमार्क इस तरह का देखने को नहीं मिला। ये यही दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जनता के ऊपर कितना विश्वास है, और जनता को प्रधानमंत्री जी के कार्य में, उनके पर्सोना में जो उन्होंने डिलीवरी की है, उसमें उनको कितना भरोसा और विश्वास है। और मुझे लगता है कि 4 जून को परिणाम आएंगे तो जरूर वो आपको परिस्थिति परिणामों में देखने को मिलेगी। राजीव जी, आपका फाइनल कमेंट। नहीं, मैं तो केवल एक ही बात पे कमेंट करना चाहता था। जब मनोज जी कह रहे थे कि राजनीति पेशा या सेवा, मुझे नहीं लगता आज राजनीति में कोई एक आध दो लोगों को छोड़ करके कोई सेवा करने के लिए आता। वो एक अल्टरनेट करियर देख कर के ही आते हैं। नहीं तो इतना सक्सेसफुल जो ब्यूरोक्रेट है वो रिजाइन करने के बाद अल्टरनेट करियर की प्रोविजन पहले ही करके चलते हैं ना। तो वो मुझे नहीं लगता कि कहीं सेवा भाव वाला था। सेवा था तो नौकरी में कर ली होती। सेवा थी तो सेवा करने के लिए और बहुत सारे प्रावधान है, बहुत सारे सिस्टम्स है भारत में। तो उसके लिए राजनीति में जाना, सेवा करने के लिए तो कतई आवश्यक नहीं है। गाली खा के सेवा कौन करना चाहता कि आज? तो सेवा करना राजनीति हो तो आप ये संघ में मानते जाए ही लोग। चलिए क्या राजनीति पेशा ही मैंने है। कहा सेवा करना हो तो संघ में जाए लोग। सेवा करना हो तो आप आरएसएस में जाओ। आरएसएस के बहुत सारे संगठन है, सेवा हाँ, भारती है, सेवा भारती में जाकर के सेवा करो। वनवासी कल्याण आश्रम में जाओ। ऐसे स्थान पर जाकर के सेवा करो जहां तक अभी भी जब सूर्य निकलता तो नीचे धूप नहीं पहुंचती है, तो वहां जाकर के सेवा करो। ये सेवा वेवा का कोई सिस्टम कंसेप्ट जो है वो राजनीति में मुझे नहीं लगता अभी बचा है। तो कुल मिलाकर के आ, ये एक मुझे लगता है कि एक नेचुरल प्रोग्रेशन है जो हो रहा है, और इसको आप रोक नहीं सकते। आप थोड़ा डिले कर सकते होंगे इस प्रोसेस को, किंतु उसको आप रोक लेंगे। अब मुझे आज की डेट में तो संभव नहीं लगता। मुझे बाकी मुझे लगता है जी। पहला ही फेज था ये। अभी हाँ, बाकी अभी पांच आगे जो है वो होगा। अभी अभी आगे बाकी अरुण के जी, फेजेस मैं बाकी अगर हैं। और जी उन जी फेजेस में गर्मी भी बढ़ेगी, उन फेजेस में चुनाव उठता है या नहीं उठता है इस पर भी तय तय होगा। परंतु मुझे लगता है कि जनरली भारत जैसे देश में कोई चुनाव जीतता नहीं है, लोगों की नाराजगी चुनाव हरवाती जरूर। 2014 में एक बड़ी नाराजगी थी यूपीए के खिलाफ जिसने मोदी जी को जितवा दिया। हाँ, एक 2019 का चुनाव ऐसा था जो मतलब जिसमें गुस्सा नहीं था, खींच नहीं थी। एक 4 5 साल की एक डिलीवरी थी जिसके बेस के ऊपर शायद थोड़ा सा वोटिंग परसेंटेज फिर से बढ़ा था। बालाकोट था जिसके कारण से
बालाकोट के बाद सर्जिकल स्ट्राइक थे, जिनके कारण से वो सारा वोटिंग परसेंटेज बढ़ा था। देखते हैं अभी आगे के जितने भी और राउंड्स हो रहे हैं उसके हाँ, और हिसाब अभी से। हम लोग चर्चा इस पे अगले चरणों में भी जारी रखेंगे। अमन जी, अब हमारे पास, मुझे ना वो टेलीविजन एंकर वाले मोड में आना पड़ रहा है कि हमारे पास 2 मिनट है। आई हेट टू से हाँ नहीं, दिस, मैं पर 2 मिनट के अंदर ही, वो कर दें। पहली बात तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि वोटिंग परसेंटेज मुझे लगता है कि कमोबेश वही है जो 2019 में था। तो मुझे लगता है इस प्रीमाइस पे भी शायद प्रोसीड करना, और अभी फर्स्ट क्योंकि फेज ये, है वैसे भी, हाँ फर्स्ट फेज है और वो लीगल अपडेट से। होते रहता है। ये बात जरूर है जो हमारे मित्र कह रहे हैं कि चुनाव थोड़ा सा और गर्मी में हो रहा है, और कुछ शादी ब्याह का लगन भी था, तो थोड़ा बहुत उससे भी अफेक्ट हुआ होगा। और जहां तक राजनीति और राजनीतिज्ञों की बात है, देखिए ये तो सबसे आसान चीज है, उसको क्रिटिसाइज तो बिल्कुल किया जा सकता है, पर समाज में जो भी अच्छाइयाँ बुराइयां जो भी होती हैं, वही सब राजनीति और हाँ, राजनीतिज्ञों में बिल्कुल रिफ्लेक्ट बिल्कुल, करेंगी। समाज का तो जो भी स्तर घटिया बढ़ रहा है उसी का हाँ, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि रिफ्लेक्शन। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है अभी भी, वो राष्ट्र प्रेम की भावना से और राष्ट्र समर्पण की भावना से, दैट इज द कोर आइडियोलॉजी जिस पे काम करता है। और इसकी एक नहीं अनेक उदाहरण है, और सबसे सर्वोत्तम उदाहरण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो हम अपनी चर्चा को आज यहाँ समाप्त करेंगे। चर्चा बहुत अच्छी रही और मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में भी हम कुछ ऐसे प्रश्नों को भी टैकल करने की कोशिश करेंगे जिनसे कि ज्यादातर लोग मुंह बाएं फेर लेते हैं, बिकॉज समटाइम्स इट बिकम्स पॉलिटिकली टू इनकरेक्ट टू टॉक अबाउट दैट। तो मुझे लगता है कम से कम एक जो है सार्थक चर्चा तो होनी चाहिए उन सब विषयों के ऊपर। और अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको नए वीडियोस के मिलेंगे। प्योर पॉलिटिक्स के सेगमेंट में इतना ही। मनोज जी, राजीव जी, अमन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा चर्चा करना आपके साथ दिलचस्प और रुचिकर रहती है और मैं हमेशा एक सक्सेसफुल चर्चा का यही पैमाना मानता हूँ कि जो बढ़ती जाती है और अंत में जिसको मॉडरेटर को जो है वो रोकना पड़ता है। और हमारे व्यूअर्स के लिए एक आग्रह है कि अगर आप कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं हमारे पैनलिस्ट से तो उसे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उन्हें उनके तक ले जाएंगे जरूर। और आपको उत्तर देंगे। और प्योर पॉलिटिक्स के नए एपिसोड में हम जल्दी आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद।